नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया इस वक्त तेज भू राजनीतिक तनाव के दौर में है। अमेरिका ईरान टकराव गहराता जा रहा है। ईरान के शीर्ष अधिकारी भारत पहुंचे हैं। मध्य पूर्व में सैन्य हलचल है और दक्षिण एशिया में चुनावी माहौल के बीच कूटनीतिक फैसले सुर्खियों में हैं। इसके साथ ही कोलंबिया से बड़ा विमान हादसा हुआ है। कनाडा अमेरिका में बढ़ती दरार और भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका पर बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान के शीर्ष अधिकारी भारत पहुंचे। TPNS से हुई अहम बातचीत। ईरान दशकों में सबसे कमजोर स्थिति में, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती मजबूत, मार्को रूबियो। चुनावी माहौल से पहले भारत ने बांग्लादेश से राजनयिक परिवारों को वापस बुलाया। ढाका में भड़की तीखी प्रतिक्रिया। कोलंबिया में विमान हादसा, 15 लोगों की मौत, कांग्रेस सदस्य भी शामिल। अमेरिका से जंग छिड़ी तो ईरान के साथ खड़ा होगा यह मुस्लिम देश, सुप्रीम लीडर का वीडियो हुआ वायरल। खबरें अब विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के माहौल में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने भारत का दौरा किया और मुंबई में भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर से मुलाकात की। इस मुलाकात को कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। ईरान के मुंबई स्थित महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने एक विशाल नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है, जो पहले वेनेजुएला की ओर भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने ईरान से परमाणु हथियारों से मुक्त निष्पक्ष समझौते के लिए बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है और चेताया है कि समय तेजी से निकल रहा है। वहीं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने मिशन के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह आपसी सम्मान और पारस्परिक हितों के आधार पर अमेरिका से संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि उस पर दबाव डाला गया तो वह पूरी तरह से मजबूती से अपना बचाव करेगा और अभूतपूर्व तरीके से जवाब भी देगा। इस दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी क्षेत्र में सैन्य तैयारियां बढ़ाने, सहयोगी देशों के साथ रक्षा समन्वय मजबूत करने और किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता विकसित करने की जानकारी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी ईरान की हर गतिविधि पर करीबी नजर बनाए हुए है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के नेतृत्व को दशकों में सबसे कमजोर स्थिति में बताते हुए कहा कि तेहरान पहले से कहीं अधिक दबाव में है, जबकि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। सीनेट की विदेश संबंध समिति के समक्ष रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम पूरी तरह रणनीतिक और आवश्यक हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान के नजदीकी तैनात और क्षेत्र में 30,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद कर रहा है। रूबियो ने दावा किया है कि भले ही ईरान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था के बावजूद हजारों लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जमा कर रखी हो, लेकिन उसका शासन आंतरिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कमजोर दौर से गुजर रहा है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगी देश भी ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर सतर्क हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के गंभीर परिणाम होंगे।
भारत द्वारा बांग्लादेश से अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने के फैसले पर ढाका में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनावी माहौल से ठीक पहले भारत ने बढ़ती हिंसक घटनाओं और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कदम उठाया है, जिसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अनावश्यक बताया। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश में ऐसी कोई सुरक्षा स्थिति नहीं है जिससे भारतीय राजनयिकों का या उनके परिवारों को खतरा हो। उन्होंने इस फैसलों को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि ढाका को इस संबंध में कोई औपचारिक सुरक्षा चेतावनी नहीं मिली है। हुसैन ने स्पष्ट किया कि यदि भारत अपने अधिकारियों के परिवारों को वापस बुलाना चाहता है तो बांग्लादेश की ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस कारण उन्हें नजर नहीं आता। उल्लेखनीय है कि 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले भारत ने बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया है। हालांकि ढाका स्थित उच्चायोग सहित खुलना, चट्टगाम, राजशाही और सिलहट में भारत के सभी राजनयिक मिशन सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगे। अब खबर कोलंबिया से। कोलंबिया में बुधवार को एक दिल दहला देने वाला विमान हादसा हुआ है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर पूर्वी कोलंबिया के नॉर्थ डी सेरेटर प्रांत के एक दुर्गम ग्रामीण इलाके में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक मौजूदा कांग्रेस सदस्य भी शामिल थे। सरकारी एयरलाइन सतेना द्वारा संचालित यह विमान रजिस्ट्रेशन नंबर HK4709 स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे कुकुटा के एयरपोर्ट से पहाड़ी शहर ओकाना के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तय समय में 40 मिनट की उड़ान पूरी होने से पहले ही वह हादसे का शिकार हो गया। कोलंबिया के परिवहन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यह भीषण दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा है। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल को मौके पर भेजा गया है, जबकि प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सतेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही हुआ था। अधिकारियों ने दुर्घटना का कोई कारण तो फिलहाल नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। एयरलाइन ने बताया कि छोटे विमान में 2 क्रू मेंबर और 13 यात्री सवार थे, जिनमें कैटाम्बू के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य 36 वर्षीय ड्यूजेनेस किट्टोर भी शामिल थे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका के बीच अब हालात और ज्यादा विस्फोटक होते दिख रहे हैं। एक मुस्लिम देश के सुप्रीम लीडर ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो उनका देश भी पूरी ताकत के साथ ईरान का साथ देगा। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे सीधे सीधे अमेरिका के लिए खुली चुनौती बताया जा रहा है। ईरान पर हमला केवल एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ साजिश होगी। उन्होंने साफ शब्दों में चेताया कि ऐसी स्थिति में उनका देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ईरान के साथ खड़ा होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका पहले ही मध्य पूर्व में अपने युद्धपोत फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक तैनात कर चुका है। जानकारों के मुताबिक अगर यह समर्थन सिर्फ शब्दों से आगे बढ़ा तो हालात सीधे बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर जा सकते हैं। एक और मुस्लिम देश का खुलकर ईरान के पक्ष में आना अमेरिका की रणनीति को चुनौती दे सकता है और पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के मुहाने पर ला सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान की ओर से इस वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इतना तय है कि यह बयान आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति का तापमान और बढ़ाने वाली है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। कार्नी ने ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका का खस्ता हाली की ओर इशारा किया। कार्नी ने कहा कि अमेरिका में कुछ सामान नहीं चल रहा। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार मार्क कार्नी ने यह बयान तब दिया जब वह मार्च में भारत की यात्रा करने वाले थे। मार्क कार्नी ऐसे समय में नई दिल्ली आ रहे हैं जब करीब 2 साल से अधिक समय से भारत कनाडा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे थे। अब उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों के द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार होने के साथ सुधार की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं मौजूदा वक्त में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में दरार आ चुकी है।
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐसे वक्त में अन्य विकल्प तलाशने और व्यापार मार्गों को विविध बनाने की कसम खाई है। मार्च तक उनकी भारत की यात्रा की योजना उसी दिशा में उठाया जाने वाला अहम कदम है। लेबर नेता मार्क कार्नी ने हाल ही में अपनी संसद को बताया कि इन दिनों अमेरिका में कुछ भी सामान्य नहीं है। दुनिया बदल गई है, वाशिंगटन बदल गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब लगभग कुछ भी सामान्य नहीं है। यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री कार्नी का यह विस्फोटक बयान हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण के दौरान सामने आया है। इससे पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस समिट में भी अमेरिका को लेकर तीखे बयान दिए थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका के नेतृत्व वाला नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब एक विघटन का सामना कर रही है। मैं सीधे कहूं तो हम एक संक्रमण में नहीं बल्कि एक विघटन के बीच में हैं। पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आएगी। कार्नी के भाषण को अन्य पश्चिमी सहयोगियों से समर्थन मिला, जिससे अमेरिका हिल गया। कार्नी ने दावोस में दिए बयान के बाद गत सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान कनाडाई पीएम ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को बताया कि उन्होंने दावोस में जो कुछ भी कहा उस पर कायम है और पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस अंदाज ने व्हाइट हाउस के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि कार्नी अपने बयानों पर आक्रामक रूप से पीछे हट रहे थे। कार्नी ने बताया कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा, मैंने दावोस में जो कहा वही मेरा मतलब था। संबंधों में रीसेट के बीच मार्क कार्नी मार्च में भारत की यात्रा करने वाले हैं। यह कदम नई दिल्ली के साथ 2 साल से अधिक समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने का उद्देश्य रखता है। रिपोर्टों के अनुसार कनाडाई पीएम मार्च के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में रहने वाले हैं, जो भारत द्वारा 2026 से 27 के बजट पेश करने के ठीक 1 महीने बाद है। कार्यभार संभालने के बाद से कार्नी ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में काम किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कूटनीतिक ठहराव का सामना कर रहा था। कनाडा का भारत की ओर झुकाव ऐसे समय आया है जब नई दिल्ली ने यूरोपीय संघ के साथ सभी सौदों की मांग जैसा समझौता किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। भारत और इजरायल से बड़ी रणनीतिक खबर है। भारत और इजरायल के रिश्ते अब नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। रूस के बाद इजरायल अब भारत का सबसे मजबूत और भरोसेमंद रणनीतिक साथी बनकर उभर रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश का विशेष आमंत्रण भेजा है, जो द्विपक्षीय सुरक्षा, तकनीकी व्यापार और ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। यह कदम वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती ताकत का भी सबूत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल के साथ यह बढ़ती नजदीकी सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी का बड़ा ऐलान है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि उनका देश भारत के साथ हर स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है और यह साझेदारी भविष्य में सैन्य और तकनीकी समझौतों का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसे मध्य पूर्व और एशिया की भू राजनीति में गेम चेंजर के समान देखा जा रहा है। जानकारों के अनुसार पीएम मोदी की आगामी इजरायल यात्रा द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक समझौतों को नई दिशा दे सकती है, जिससे भारत वैश्विक सुरक्षा और तकनीकी मंचों पर एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। इस कदम के साथ भारत इजरायल दोस्ती अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति समीकरण बदलने की क्षमता रखने वाली रणनीति बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बैठक की। दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग लखनऊ में जापान के यामानाशी प्रांत के 8 सदस्यीय स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के नए अवसरों का पता लगाना था। इस दौरान उद्योग, तकनीकी, नवाचार, शिक्षा, पर्यावरण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश और उद्योग के लिए अत्यंत अनुकूल राज्य है। उन्होंने जापानी
कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया और कहा कि राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं और समर्थन प्रदान करेगी। इसके अलावा उन्होंने युवा कौशल विकास, तकनीकी सहयोग और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में जापानी अनुभव का लाभ उठाने की भी बात कही। जापानी उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा ने उत्तर प्रदेश में जापानी निवेशकों और तकनीकी सहयोग के लिए उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक स्थायी और रणनीतिक साझेदारी बनाने की इच्छा जताई। प्रतिनिधिमंडल में उद्योग, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न परियोजनाओं और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने निवेश, तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी योजनाओं और शिक्षा संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अगले कदमों पर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान के साथ बढ़ती साझेदारी उत्तर प्रदेश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने और साझा परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने पर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार 28 जनवरी को अपनी ब्याज दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम बढ़ती मुद्रास्फीति और ठोस आर्थिक विकास को ध्यान में रखते उठाया और नई नीति घोषणा में यह संकेत नहीं दिया कि उधार लागत कब घट सकती है। फेड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आर्थिक गतिविधियां अभी भी मजबूत गति से बढ़ रही हैं। 2 दिवसीय बैठक के बाद 10 से 12 के वोटिंग परिणाम के साथ फेडरल रिजर्व ने अपने बेंचमार्क ब्याज दर को 3.50% से घटाकर 3.75 की रेंज में बनाए रखा। इस निर्णय ने यह स्पष्ट हुआ है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर रखा है और किसी भी बदलाव के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाएगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार 28 जनवरी को अपनी ब्याज दरें स्थिर रखते हुए 3.50% से 3.75% की रेंज में बनाए रखने का फैसला किया। फेड की 2 दिवसीय बैठक के बाद यह निर्णय 10 से 2 के मत से लिया गया। केंद्रीय बैंक ने यह कदम बढ़ती मुद्रास्फीति और ठोस आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत गति से बढ़ रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फेड कर्ज की लागत में कोई बदलाव जल्द नहीं कर सकता और मौजूदा आर्थिक संकेतकों के आधार पर ही भविष्य के कदम तय होंगे। पॉवेल ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज दरों को स्थिर रखना फेड की यह रणनीति है कि उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद आर्थिक वृद्धि को ठेस न पहुंचे। यह कदम अमेरिकी बाजारों और ग्लोबल निवेशकों के लिए भी संकेत देता है कि फेड आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में सतर्क है, जबकि कीमतों की बढ़ोतरी को नियंत्रित करना भी प्राथमिकता है। विशेष रूप से बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में इस निर्णय का असर देखा जा रहा है। स्थिर ब्याज दर से होम लोन और बिजनेस लोन की दरें फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी, जिससे निवेशकों और गृह खरीदारों के लिए आर्थिक योजना बनाना आसान होगा। इस फैसले के साथ ही फेड ने यह भी संकेत दिया कि कर्ज की लागत में कटौती जल्द होने की संभावना कम है और यह निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति और रोजगार के आंकड़े किस दिशा में चलते हैं। इस प्रकार अमेरिकी फेड का यह निर्णय न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अब एक दिल छू लेने वाली खबर। मैक्सिको के एक एयरपोर्ट पर अब यात्रियों के तनाव और चिंता को कम करने के लिए विशेष प्रशिक्षित इमोशनल सपोर्ट डॉग्स तैनात किए गए हैं। यह खास पहल उन यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है जो उड़ान के डर, लंबी प्रतीक्षा या भावनात्मक दबाव का सामना कर रहे हैं। प्रशिक्षित थेरेपी डॉग्स नर्वस फ्लायर्स और मानसिक रूप से परेशान यात्रियों के लिए शांति और आराम का स्रोत बन रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जानवरों के माध्यम से की जाने वाली थेरेपी न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि एयरपोर्ट पर यात्रा के अनुभव को भी अधिक सुखद और तनाव मुक्त बनाती है। यात्रियों ने इस पहल की जमकर तारीफ की और कहा कि डॉग्स के साथ थोड़ी देर समय बिताना
उनके लिए एक भावनात्मक राहत और मानसिक शांति का मौका है। इस तरह की पहल से न केवल यात्रियों की सफर में मानसिक भलाई बढ़ रही है, बल्कि एयरपोर्ट प्रशासन ने भी इसे अपने कस्टमर एक्सपीरियंस और सस्टेनेबल ट्रैवल सर्विसेज का हिस्सा बना रखा है। देखा जाए तो मैक्सिको एयरपोर्ट की यह पहल एक नई मिसाल कायम कर रही है कि ऐसे जानवरों की मदद से तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है और यात्रियों के लिए यात्रा को आनंदमय और आरामदायक बनाया जा सकता है। अब खबर बांग्लादेश से। आपके लिए बांग्लादेश से एक बड़ी राजनीतिक खबर है। 2026 के बांग्लादेश चुनावों से पहले जेन ज़ी यानी युवा मतदाताओं की उम्मीदों और प्राथमिकताओं पर सबकी नजर है। युवा मतदाताओं की मांगें केवल नौकरियों और शिक्षा सुधार तक सीमित नहीं हैं। वे चाहते हैं कि नई सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए, लैंगिक सुरक्षा सुनिश्चित करे, युवाओं को सशक्त बनाए, जलवायु संकट पर सक्रिय कदम उठाए और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करे। देखिए जेन ज़ी मतदाताओं की उम्मीदों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अनुसार युवा मतदाता बांग्लादेश के सबसे बड़े वोटिंग ब्लॉक में से एक हैं और उनकी राय पारंपरिक राजनीतिक दलों, नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे नए आंदोलनों और उभरते राजनीतिक गठबंधनों पर मिश्रित है। इस चुनाव में जेन ज़ेड का वोटिंग व्यवहार देश की राजनीतिक दिशा और भविष्य तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। युवा मतदाताओं के नजरिए से रोजगार के अवसर, शिक्षा में सुधार, पारदर्शिता और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सबसे अहम मुद्दे हैं। साथ ही युवा वर्ग जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर भी गहरी नजर रखे हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस युवा ब्लॉक की उम्मीदें और मांगें राजनीतिक दलों की चुनाव रणनीतियों को पूरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। 12 फरवरी के चुनाव से पहले यह देखना होगा कि जेन ज़ेड की प्राथमिकताएं किस दिशा में चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। यही थी बांग्लादेश के युवा मतदाताओं की अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं की खबर। हम आपको इस चुनाव और जेन ज़ेड के फैसलों की हर अपडेट देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अब बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम के ओन को भ्रष्टाचार के एक मामले में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने किम को न्यूफिकेशन चर्च से उपहार प्राप्त करने के बदले व्यापारिक पक्षपात करने का दोषी ठहराया है। यह फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्वतंत्र अभियोजक ने किम के खिलाफ 15 साल की जेल की मांग की थी, जिसमें रिश्वत, शेयर मूल्य हेरफेर और राजनीतिक फंडिंग कानून उल्लंघन के आरोप शामिल थे। अदालत ने सबूतों की कमी के कारण किम को शेयर मूल्य हेरफेर और राजनीतिक फंडिंग कानून उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया है। किम की बचाव टीम ने अदालत के फैसले का धन्यवाद किया, लेकिन रिश्वत के लिए 20 महीने की जेल को तुलनात्मक रूप से अधिक बताया और अपील करने पर विचार करने का संकेत भी दिया है। तो ये थी दुनिया भर से आज की सबसे अहम खबरें, जहां कूटनीति, सैन्य शक्ति और राजनीति एक दूसरे से टकरा रही है। साफ है कि आने वाले दिन मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाले होंगे। आज के ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।